नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वक्त की सभी बड़ी खबरों और मुख्य समाचार की वीडियो में। तो आइए जानते हैं कि इस वक्त की पहली बड़ी खबर क्या निकल के आ रही है। दोस्तों, पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बचते बचाते अब भी पैदल गांव लौट रहे प्रवासी मजदूर, जांच नहीं होने से बढ़ सकता है संक्रमण का खतरा। बता दें कि लॉकडाउन के कारण काम धंधा बंद हो जाने के बाद जैसे तैसे बिहार में अपने घरों को लौट रहे प्रवासियों का सिलसिला थम नहीं रहा। लॉकडाउन 3 लागू होने और श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलने के बावजूद सैकड़ों लोग पैदल यात्रा करने को मजबूर है। अपना पेट भरने और परिजनों का पेट पालने के लिए दूसरे राज्यों और राज्य के दूसरे जिलों तक मजदूरी करने गए लोगों का काम धंधा बंद होने के बाद अपने घर वापस लौटने का सिलसिला बुधवार को भी जारी रहा। देर शाम तक सड़क और रेल लाइन को नापते हुए 300 से ज्यादा मजदूरों का दल दरभंगा जिला के सीमा में प्रवेश कर कमतौल होते हुए गंतव्य की ओर बढ़ता चला गया। संक्रमण के भय से मजदूर भले ही खुद की सुरक्षा को लेकर डरे सहमे हुए नजर आए, लेकिन साथ लेकर गए बाल बच्चों और गांव में छोड़कर गए परिवार के सदस्यों की चिंता ने इन मजदूरों को वापस लौटने को मजबूर किया। निकल के आ रही है गुजरात से 1200 प्रवासियों को लेकर सीतामढ़ी पहुंचेगी स्पेशल ट्रेन, विशेष पुलिस बल तैनात। बता दें कि लॉकडाउन में 23 मार्च से ट्रेनों की आवाजाही ठप पड़ने के बाद सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन एक बार फिर गुलजार हो उठा है। बुधवार तड़के 4 बजे प्रवासियों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन सीतामढ़ी पहुंच रही है। इस ट्रेन से 1200 प्रवासी लौट रहे हैं। गुजरात के साबरमती स्टेशन से आ रही विशेष ट्रेन में लगभग 1200 यात्री होंगे। इनमें 1075 यात्री सीतामढ़ी के हैं, 84 पूर्वी चंपारण एवं शेष गोपालगंज के हैं। साथ ही कुछ बसों को आरक्षित भी रखा गया है। रेलवे स्टेशन परिसर में माइकिंग की व्यवस्था की गई है। एसडीआरएफ एवं विशेष पुलिस बल के जवानों को पर्याप्त संख्या में प्रतिनियुक्त किया गया है। गुजरात में फैले संक्रमण को देखते हुए प्रशासन द्वारा विशेष सतर्कता बरती जा रही है। प्रतिनियुक्त अधिकारियों एवं कर्मियों के अलावा सभी के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। कर्मियों एवं अधिकारियों को भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए कार्य करने का निर्देश दिया गया है। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि नीतीश ने की सर्वदलीय बैठक, कोरोना संकट पर हुआ मंथन, तेजस्वी भी बोले। बता दें कि बिहार में कोरोना महामारी के संकट के बीच सरकार की ओर से सराहनीय पहल शुरू हुई है। मंगलवार को देर शाम कोरोना संकट से निपटने के लिए राजनीतिक दल आपसी कटुता भुलाकर एक मंच पर आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। इस दौरान कोरोना से बचाव की तैयारियों एवं राज्य सरकार द्वारा अभी तक किए गए प्रबंधों पर चर्चा हुई। कोरोना संकट से निपटने में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार को सहयोग देने की बात कही। बता दें कि मुख्यमंत्री के सुझाव पर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी की ओर से यह पहल की गई। वे इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। बड़ी खबर में बात कर लेते हैं कोरोना संक्रमण के ताजा रिपोर्ट की। तो बता दें कि कोरोना संक्रमितों की संख्या 50,000 के करीब पहुंची। महाराष्ट्र में 1233 नए मामले। बता दें कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु में विस्फोटक होती स्थिति के चलते देश में संक्रमित लोगों की संख्या 50,000 के करीब पहुंच गई है। बुधवार को महाराष्ट्र में जहां रिकॉर्ड 1233 नए मामले मिले हैं, वहीं तमिलनाडु में भी 771 संक्रमित पाए गए हैं। इन दोनों ही राज्यों में देश के करीब 1/3 से ज्यादा संक्रमित हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 126 लोगों की जान गई और 2,998 नए केस मिले हैं। इसके साथ ही कोरोना से जान जाने वालों की संख्या 1,694 हो गई है और अब तक 49,391 संक्रमित हुए हैं। 14,000 से ज्यादा लोग अब तक स्वस्थ भी हो चुके हैं। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि दिल्ली के बाद अब यूपी में भी महंगी हुई शराब, पेट्रोल और डीजल की कीमत में भी बढ़ोतरी। बता दें कि कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के चलते उत्तर प्रदेश सरकार की कमाई को तगड़ा झटका लगा है। ऐसे में बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए योगी सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। इसी क्रम में बुधवार को यूपी कैबिनेट की बैठक में पेट्रोल पर 2 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 1 रुपये प्रति लीटर वैट बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा देशी शराब की कीमत भी 5 रुपये बढ़ा दी गई है। अंग्रेजी शराब की कीमत 20 से 400 रुपये तक बढ़ा दी गई। आज रात 12 बजे से बढ़ी हुई कीमत लागू हो जाएगी। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 को मंजूरी देने के साथ 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कोविड-19 के कारण जारी लॉकडाउन से पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था में फिर से जान फूंकने के लिए यूपी कैबिनेट ने पेट्रोल व डीजल
पर वैट बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में पेट्रोल व डीजल पर वैट बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा शराब की कीमत भी बढ़ा दी गई है। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने मीडिया से बातचीत में कहा कि लॉकडाउन के कारण हमारा टैक्स कलेक्शन बहुत गिरा है। हमारी आर्थिक स्थिति इस महीने कमजोर रही है। इसे ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि मनोज तिवारी ने शराब के बढ़े दामों को लेकर केजरीवाल सरकार पर कसा तंज। बोले मजबूरी का फायदा उठाना ठीक नहीं। बता दें कि लॉकडाउन को 17 मई तक पूरे देश में बढ़ा दिया गया है। वहीं लॉकडाउन के थर्ड फेज में सरकार ने लोगों को कई रियायतें दी हैं, जिसमें शराब की दुकानों को खोलने का आदेश भी शामिल था। अन्य राज्यों के जैसे दिल्ली में शराब की बिक्री से पाबंदी हटा दी गई है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान 4 मई को शराब की दुकानें खुलते ही शराब की दुकानों पर लोगों की भीड़ लग गई, जहां जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। इतना ही नहीं, अपने दिल्ली में शराब के दाम 70% तक बढ़ा दिए गए। इसे लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को आड़े हाथों लिया। अभिनेता से नेता बने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने रेड जोन में शराब बेचने का फैसला लिया। ऐसा करके उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है। ये बहुत ही आपत्तिजनक है। यहाँ तक उन्होंने एक समाचार चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये भी कहा कि दिल्ली की सरकार बहुत ही लापरवाह है। मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी शराब की कीमत बढ़ाए, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन देश में रेड जोन में कहीं भी शराब की दुकानें नहीं खुल रही है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने ये फैसला क्यों किया। बड़ी खबर निकल के आ रही है कि तेलंगाना में लॉकडाउन 29 मई तक बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री केसीआर ने की घोषणा। बता दें कि तेलंगाना में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को बढ़ाकर 29 मई तक कर दिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। बता दें कि पिछले सप्ताह से तेलंगाना में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी देखी गई है। राज्य में अब तक 1000 से अधिक कोरोना संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना निवासियों से कहा कि जनता को शाम 6 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की खरीद पूरी कर लेनी चाहिए और उन्हें अपने आवासों तक पहुंच जाना चाहिए। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि सऊदी अरब ने एक फैसले से 26 लाख भारतीयों की नौकरी को संकट में डाल दिया। बता दें कि सऊदी अरब ने कोरोना संकट के नाम पर एक ही झटके में वहां काम कर रहे तकरीबन 26 लाख भारतीयों की रोजी रोटी का संकट खड़ा कर दिया है। दरअसल वहां के मंत्रिमंडल ने कोरोना संकट के नाम पर निजी कंपनियों को 40% सैलरी कटौती की इजाजत दे दी है। इतना ही नहीं, उसने निजी कंपनियों को कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का भी अधिकार दे दिया है। अभी इस फैसले को सऊदी सरकार की ओर से पुष्टि होना बाकी है और जैसे इस पर मुहर लगती है, निजी कंपनियों को एक बड़ा मौका मिल जाएगा। असल में कोरोना वायरस के चलते इस वक्त सऊदी अरब भी बहुत ज्यादा आर्थिक दबाव में चल रहा है। उसका तेल बिक नहीं पा रहा है और उसका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भंडार तेजी से खाली होता जा रहा है। अरब के एक नामी अखबार अशराल अल अवसात ने जो खबर दी है, उससे लाखों भारतीय परिवारों को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। इसके मुताबिक सऊदी अरब की कैबिनेट ने प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को सैलरी में 40% तक कटौती की अनुमति दे दी है। इतना ही नहीं, उसने कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुई मुश्किल आर्थिक हालातों के मद्देनजर उन कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही तोड़ने की भी इजाजत दे दी है। अखबार के मुताबिक सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय देश के लेबर सिस्टम में बदलाव के लिए तैयार हो गया है। इसके तहत कंपनियां अपने कर्मचारियों के असल वेतन में से 6 महीने तक 40% कम कर सकती है। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी बोले, नेगेटिव टेस्ट के बाद भी तबलीग के लोगों को क्यों डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा है। बता दें कि हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कोरोना संक्रमण के शक में क्वारंटीन किए गए निजामुद्दीन मरकज से जुड़े लोगों को अभी तक घर न जाने के देने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने कहा कि जिन लोगों ने टेस्ट नेगेटिव आ चुके और 2 बार क्वारंटाइन का समय वो पूरा कर चुके, तो उन्हें डिस्चार्ज क्यों नहीं किया जा रहा। ओवैसी ने ट्वीट कर एक खबर का लिंक भी शेयर किया, जिसमें बताया गया है कि समय पूरा होने के बावजूद जमातियों को डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा है। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा, नेगेटिव टेस्ट के बाद भी निजामुद्दीन मरकज के लोगों को डिस्चार्ज क्यों नहीं किया जा रहा है। वो 2 बार जरूरी क्वारंटाइन का अपना समय भी पूरा कर चुके हैं। इसके बावजूद दिल्ली सरकार उन्हें डिस्चार्ज करने की इजाजत नहीं दे रही। ये 31 मार्च से वहां है और उनको तुरंत छुट्टी दी जानी चाहिए। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल का, जिसका जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक बम्पर इनाम। तो देखते हैं आज का सवाल क्या है।
आज का सवाल है, आपको बताना है कि बिहार के राज्यपाल का क्या नाम है। सही उत्तर आप कमेंट में नीचे दे सकते हैं और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट करके उन्हें दिया जा सकता है एक शानदार उपहार। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि दिल्ली में कोरोना टैक्स के बाद भी शराब की दुकानों पर लंबी लाइनें, लोगों ने बरसाए फूल। बता दें कि लॉकडाउन में शराब की दुकानें खोले जाने के बाद लगातार इन दुकानों पर भारी भीड़ है। दिल्ली सरकार ने शराब पर स्पेशल कोरोना फी टैक्स लगा दिया है, जिससे शराब के दाम एक साथ काफी बढ़ गए हैं। इसके बावजूद शराब खरीदने वालों की लंबी लाइनें हैं। एक तरफ लोगों ने शराब की दुकानें तय सीमा पर न खुलने को लेकर नाराजगी जाहिर की है, वहीं कुछ लोगों ने शराब लेने आए लोगों को अर्थव्यवस्था बचाने वाले बताते हुए फूल भी बरसाए। बता दें कि दिल्ली के चंदर नगर में मंगलवार को एक शख्स शराब की लाइन में खड़े लोगों पर फूल बरसाता दिखा। शख्स कह रहा था कि आप इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हो। इस दौरान लाइन में लगे लोग भी हाथ जोड़कर अभिवादन करते दिखे। इनका कहना है कि ये लोग देश के लिए काफी जरूरी काम कर रहे हैं। बता दें कि दिल्ली के लक्ष्मी नगर में शराब लेने आए एक शख्स ने कहा कि शराब पर 70% टैक्स बढ़ाया गया है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम अपनी तरफ से देश के लिए डोनेशन मान रहे हैं। इस शख्स ने इस दौरान कहा कि मैं सुबह 6 बजे से यहाँ खड़ा हूँ। शराब की दुकान 9 बजे खुलनी थी, लेकिन पुलिस इससे 5 मिनट पहले आई। प्रशासन को सतर्क रहने की जरूरत है। इस दौरान कुछ गड़बड़ हो जाती तो कौन जिम्मेदार होता। बता दें कि दिल्ली सरकार ने शराब पर कोरोना टैक्स लगा दिया है, जिसके बाद दिल्ली में शराब महंगी हो गई है। दिल्ली सरकार के मुताबिक अब दिल्ली में एमआरपी पर 70% टैक्स लगेगा। दिल्ली सरकार ने शराब पर स्पेशल कोरोना फीस नाम से नया टैक्स लगाने की घोषणा की है, यानी कि जो शराब की बोतल 500 में मिलती होगी वो अब 850 रुपए की मिलेगी। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, मुंबई में 17 मई तक धारा 144 लागू, कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 9000 पार। बता दें कि महाराष्ट्र के मुंबई शहर में कोरोना वायरस का खतरा अभी भी बना हुआ है, जिसके चलते यहां 17 मई तक सीआरपीसी की धारा 144 लागू रहेगी। मुंबई पुलिस के अनुसार शहर में सभी गैर जरूरी सेवाओं के लिए एक या एक से अधिक व्यक्तियों की आवाजाही रात 8 से सुबह 7 बजे के बीच प्रतिबंधित रहेगी। मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमण के अत्यधिक मामलों की वजह से पूरे शहर को रेड जोन घोषित किया गया है। अधिकारी ने एक आधिकारिक आदेश के हवाले से कहा, हमने सीआरपीसी की धारा 144 को बढ़ा दिया है, जिसमें लोगों के जमा होने पर पाबंदी है। अधिकारी ने कहा कि नागरिकों को सुबह 7 बजे से रात 8 बजे के बीच आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए घरों से बाहर निकलने की अनुमति है, लेकिन उन्हें सामाजिक दूरी कायम रखने के नियम का पालन करना होगा। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि रमजान के पवित्र महीने में रोजा तोड़कर प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं तबलीगी जमाती। बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच तबलीगी जमात के लोगों को लेकर कई खबरें सामने आई हैं। क्वारंटाइन सेंटर से लेकर अस्पतालों में तबलीगी जमात के लोगों पर कोरोना के इलाज में सहयोग न करने का आरोप लगा, तो वहीं उन पर देश में कोरोना के मामले बढ़ाने का दोष लगाया गया। इसी बीच इस समुदाय के लोग अब कोरोना की लड़ाई में सहयोग देने के लिए आगे आ रहे हैं। तबलीगी जमात के 150 लोगों ने पवित्र रमजान का रोजा तोड़कर प्लाज्मा डोनेट करने और कोरोना से जूझ रहे लोगों की मदद करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। कोरोना से ठीक हो चुके करीब 150 जमातियों ने दिल्ली के 3 सेंटर्स पर प्लाज्मा डोनेट करने का फैसला किया। दिल्ली स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से प्लाज्मा कलेक्शन ड्राइव की जिम्मेदारी संभाल रहे डॉक्टर मोहम्मद शुएब अली ने बताया कि 3 क्वारंटाइन सेंटर्स पर प्लाज्मा सैंपल कलेक्ट करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 150 तबलीगी जमात के लोगों ने प्लाज्मा डोनेशन की इच्छा जताई है। उन्होंने बताया कि प्लाज्मा डोनेट करने से पहले डोनर को खाना खाना होता है, ऐसे में जमातियों ने रोजा तोड़कर प्लाज्मा डोनेट करने का फैसला किया है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, भीड़ के चलते दिल्ली में शराब दुकानदारों की मांग, ऑनलाइन शुरू की जाए बिक्री। बता दें कि लॉकडाउन 3 में शराब की दुकानों को खोलने के आदेश सरकार की ओर से दिए गए हैं। कई जगहों पर सोमवार को शराब की दुकानों पर भीड़ भी दिखाई दी, इसलिए शराब निर्माता कंपनियों ने शराब की ऑनलाइन बिक्री को इजाजत देने की वकालत की है। कोरोना वायरस महामारी के कारण पूरे देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है। 3 मई से 17 मई तक लॉकडाउन का तीसरा चरण चलेगा। सरकार ने राजस्व के हो रहे नुकसान के मद्देनजर लॉकडाउन के तीसरे चरण में शराब की दुकानों को खोलने की ढील दी है। इसी के तहत करीब 40 दिन बाद शराब की दुकानें सोमवार को खुली। हालांकि लोगों की भारी भीड़ उमड़ने और अफरा तफरी मचने के कारण दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में खुलने के कुछ मिनट बाद ही दुकानों को बंद करना पड़ा। बता दें कि शराब उद्योग से जुड़े संगठनों ने कहा कि करीब 1.5 महीने से लोगों को शराब नहीं मिली। इस कारण सोमवार को दुकान खुलते ही लोग इस दुकान पर टूट पड़े। कुछ संगठनों ने कहा कि उन्हें पहले से ही ऐसा होने का अंदेशा था और इसी कारण उन्होंने सरकार को शराब की ऑनलाइन बिक्री करने और होम डिलीवरी करने की इजाजत देने का सुझाव दिया था।
एआईडीए ने दुकानें खोलने की छूट के देने का निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि स्थानीय प्रशासन को दुकानों पर भीड़ नियंत्रित करना चाहिए था। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को अन्य उत्पादों की तरह शराब की ऑनलाइन बिक्री की अनुमति देनी चाहिए। ये लॉकडाउन अवधि के दौरान सामाजिक दूरी के मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। अगर ऑनलाइन बिक्री जैसे चैनलों को अनुमति दी जाती है तो इससे दुकान पर भीड़ कम हो जाता और बहुत से लोगों को दुकान पर जाने की जरूरत नहीं होगी। तो अगली बड़ी खबर में बात कर लेते हैं आज के मौसम समाचार की। तो बता दें कि अगले 3 दिनों तक इन 10 राज्यों में हो सकती है भारी बारिश। स्काईमेट ने जारी किया अलर्ट। बता दें कि कोरोना संकट के बीच देश के कई राज्यों में गर्मी और बारिश के बीच आंख मिचौली चल रही है। कहीं लोग गर्मी से परेशान हैं तो कहीं पर बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान और इससे सटे जम्मू कश्मीर के पास पहुंच गया है। इसके प्रभाव से विकसित हुआ चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र मध्य पाकिस्तान और इससे सटे पश्चिमी राजस्थान पर है। इसी कारण राजस्थान के कई हिस्सों में धूल भरी आंधी देखने को मिल रही है। तो वहीं स्काईमेट ने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार में 4 से 6 मई के बीच भारी बारिश होने की संभावना है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों और मुख्य समाचार की अपडेट। सभी ताजा समाचारों एवं मुख्य समाचार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।